हरिद्वार महाकुंभ में कल होगा तीसरा शाही स्नान। लाखों श्रद्धालु और संत लगाएंगे आस्था की डुबकी। पुलिस प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। पंद्रह मई को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। मंदिर समिति के पदाधिकारियों और तीर्थ पुरोहितों ने निकाला शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया पर श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। ऐतिहासिक चैती मेले का हुआ आगाज। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने किया मेले का शुभारंभ। कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। देहरादून में कोरोना का कहर। आधा घंटा बढ़ाई कर्फ्यू की अवधि। रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। सीएम तीरथ ने दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आपड़ो उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हरिद्वार में तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को होने वाला है और जिसे लेकर पुलिस प्रशासन शाही स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि बैसाखी शाही स्नान को लेकर उत्तराखंड पुलिस पूरी तैयार है और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन का पूरा संभव प्रयास रहेगा कि शाही स्नान के दौरान यात्रियों और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि शाही स्नान के हिस्सा बनते हुए कोविड गाइडलाइन का भी पालन करें। मैं समस्त देशवासियों को बैसाखी की, भारतीय नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कल 14 अप्रैल को महाकुंभ 2021 हरिद्वार का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा शाही स्नान है, जिसको हम पीक डे बोलते हैं किसी भी मेले का। हमारी उत्तराखंड पुलिस की उसके लिए पूरी तैयारियां हैं और जैसा हमने पहले प्रयास किया है कि स्थानीय निवासियों को कोई परेशानी न हो और बाहर से आने वालों को भी किसी तरह की असुविधा न हो। कुछ तो असुविधा होगी क्योंकि जब अखाड़ों का एक शाही स्नान होता है उस दिन उनका रूट फिक्स होता है, इसलिए कुछ न कुछ उसके लिए हमें डाइवर्जन करने पड़ते हैं, कुछ आवाजाही पे कुछ रोक लगानी पड़ती है। परेशानियां जरूर होती हैं, किंतु हमारा प्रयास रहा है कि कम से कम परेशानी हो स्थानीय लोगों को भी, बाहर वालों को भी, श्रद्धालुओं को। उत्तराखंड के हरिद्वार में मेलाधिकारी दीपक रावत ने मेला अधिष्ठान में समस्त जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पानी बिजली नोडल अधिकारी के साथ बैठक की है। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 14 अप्रैल कुंभ शाही स्नान के लिए समय से सभी तैयारी पूर्ण कर ली जाए और इसी संदर्भ में कहा गया है पिछले स्नान प्रबंध की कमी को दूर कर लिया जाएगा। कोरोना की दहशत के बीच ऐतिहासिक चैती मेले का आगाज मंगलवार को हुआ और शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने मेले का शुभारंभ किया है। वहीं उन्होंने बाल सुंदरी देवी के दर्शनों के बाद धर्म ध्वजा फहराते हुए मेले की शुरुआत की है। वहीं मेले की तैयारियों से लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और कोविड के दौरान हो रहे आयोजन की तैयारियों को परखने ज्वाइंट कमिश्नर गौरव अधिकारियों के साथ मेला स्थल का दौरा किए और उन्होंने इस दौरान बताया कि चैती मेला लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा मेला है और इसके आयोजन में कोविड नियमों का पालन करने का विशेष इंतजामों की कवायद की गई है। वहीं शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि यह पौराणिक मेला है, यह पांडव काल से चला आ रहा है और इसके साथ उन्होंने कोरोना महामारी से सावधान रहने की अपील भी की है। पौराणिक मेला, इसको हम कहा करते हैं चैती मेला, उस मेले का आज प्रथम नवरात्रि के दिन, जो हमेशा ही प्रथम नवरात्रि के दिन होता है, उसका उद्घाटन हुआ है। मां बाल सुंदरी देवी जी यहाँ पर साक्षात प्रकट होती हैं और इस मेले का जो रिश्ता है वो लगभग पांडु काल से है और बहुत ही सिद्ध पीठ है। प्रथम नवरात्रि के दिन एक पुण्य कार्य मेरे हाथों हुआ है। मैं इसमें अपने आप को नवरात्रि के पावन पर्व पर गंगोत्री मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री मंदिर के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 15 मई को सुबह 7:31 पर गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं मंगलवार को प्रथम नवरात्रि के पावन पर्व पर जिला मुख्यालय पर श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री के पदाधिकारियों
और तीर्थ पुरोहितों की बैठक हुई। इस बैठक में मंदिर समिति के अध्यक्ष पंडित सुरेश ओमवाल ने बताया कि अक्षय तृतीया पर 15 मई को विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे और इस अवसर पर श्रद्धालु मां गंगा के निर्वाण दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर सकेंगे। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण और मरीजों की मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को रिकॉर्ड 1925 संक्रमित मिले हैं। बता दें कि इससे पहले 19 सितंबर 2020 को सर्वाधिक मामले 2078 मामले सामने आए थे और वहीं आज कोरोना संक्रमण से 13 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके साथ सक्रिय मरीजों की संख्या 9000 पार हो गई है, जबकि 405 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,12,071 हो गई है और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को 44,201 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं देहरादून जिले में सबसे अधिक 775 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और इसके साथ हरिद्वार में 594, नैनीताल में 217, उधम सिंह नगर में 172, पौड़ी में 33, टिहरी में 35, वहीं रुद्रप्रयाग में 12, पिथौरागढ़ में 13, उत्तरकाशी में 1, अल्मोड़ा में 31 और चमोली में 8, जबकि बागेश्वर में 13 और चंपावत में 21 संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के साथ वार्ता की और इस दौरान सीएम तीरथ रावत ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इसके साथ ही उन्होंने मरकज मामले पर भी मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रेस वार्ता में सीएम तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। जो आ रहा है अपना नेगेटिव लेकर के, रिपोर्ट लेकर के, और उसको आने देना चाहिए और बाकी लोग भी अपना जो रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहे हैं तो उनको कुंभ नहाने आए और उसके बाद फिर व्यवस्थित लौटाने का भी काम करें और ये हम किया है। मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार आज भी जो मैंने महाशिवरात्रि में कहा था कि 32-33 लोग, तो सुबह तक की जो सूचना थी उसमें सुबह ही 8-9 बजे के लगभग 15 लाख के लगभग सूचना आई थी, जो मैंने उस स्वयं 11-12 बजे वहां से प्राप्त की। देखिए, स्वाभाविक है कि जब पॉजिटिव होंगे तो हम लोग उनको व्यवस्था देंगे और उसके लिए हमने नरेंद्र गिरी महाराज जी अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसे हमारे पास सूचना आई तो हमने संज्ञान लिया और उनको वो स्नान करने से उनकी इच्छा थी, दिल इच्छा थी, लेकिन उसके बाद भी वो रुके और वो होम क्वारंटीन में हैं। ऐसे जो भी साधु संत और यदि कोई आए हैं, हमने स्पष्ट उनसे कहा कि आप गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें और यदि ऐसा कोई पॉजिटिव पाता है तो वो क्वारंटीन हो जाए और वो कर रहे हैं, वो पालन पूरी तरह से 100% कर रहे हैं और उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी मैं किया। देखिए, भारत सरकार की तरफ से हमको पूरी तरह वैक्सीन और शुरू में जो पीपी किट है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुए हैं और लगातार हमने टेस्टिंग में आप यदि कहूँ तो अन्य स्टेटों के बजाय भी हमारी जो टेस्टिंग की क्षमता है काफी आगे हम बढ़े, जबकि छोटा राज्य होने के बाद भी। और आज भी पूरी तरह वैक्सीन लग रहा है। मैंने इतना कहा जब मैं समय बैठक लिया कि केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक नहीं तो पीएचसी या सीएचसी तक ही नहीं तो न्याय पंचायत तक हमको जाना चाहिए और टेस्टिंग वैक्सीन देना चाहिए। जो बुजुर्ग आदमी है उसके गांव तक जाए और वो गए और इसके कारण मैंने कहा कि हमारा पहला डोज जो है 10.5 लाख के लगभग, सेकेंड डोज 1.5 लाख के लगभग हमारा लगा और आज भी तत्काल भारत सरकार ने हमको वैक्सीन दिया है और वो जारी है। देखिए, स्वाभाविक मैंने कहा ना, जिस तेजी के साथ में हमने टेस्टिंग की है और वैक्सीन देने काम किया है तो उसी आधार पर डिमांड भी
बड़ी है। मैंने कहा हमने इतना तेजी और इतना आगे बढ़े हैं कि इतना अन्य राज्यों की अपेक्षा हमने बहुत आगे बढ़े। 45 वर्ष से भी ऊपर के लोगों को 100% हमने देने का काम किया। और आप लोग सामने बैठे हुए, पहला स्टेट होगा कि मीडिया के लोगों को हमने उस व्यवस्था से भी हटकर वैक्सीन लगाया। तो इसी को भी लगा लो ना, किसने लगाया क्या बताइए? ये तो उसमें आता ही नहीं। आप लोग पूरी तरह से हरिद्वार है, ऋषिकेश है, देहरादून का पूरा, मैंने कहा कि कोई मीडिया का ऐसा पत्रकार छूटे नहीं जिसको वैक्सीन न लगे। और वो हट करके व्यवस्था हमने दी है, वो भारत सरकार गाइडलाइन में नहीं है, वो उसके लिए मुझे अलग से जवाब। तो इससे ये भी लगा कि ये कहां से आया, ये संख्या आप जोड़े इस तरह कर देंगे तो हमने तो हट करके भी किया है, किसी ने नहीं किया है। इसके लिए आपको शाबाशी देनी चाहिए ना, हमें शाबाशी नहीं दी है, धन्यवाद करना चाहिए। देखिए स्थानीय भी है, आर्टिफिशियल भी जांच है बॉर्डरों पे जो हो रही है, और साथ में नेगेटिव लेके जो आए अपनी रिपोर्ट वो भी है। और साधु संत समाज पूरी तरह जो अखाड़ा परिषद है वो स्नान कर रहा है, वो भी है। मैंने कहा कि ये और भी रिपोर्ट जो जाएगी शाम तक, इससे भी बढ़कर होगा। अभी तो मैंने केवल 5 बजे तक बताया, आगे हो जाएगा। सवाल ये था कि जो इतनी बड़ी संख्या आ रही है, आधार क्या है? क्या इन सबकी जांच हुई होगी, सबकी रिपोर्ट वगैरह आई होगी? जो प्रशासनिक जो वहाँ पे पुलिस व्यवस्था लगी है, जो सरकारी हमारा पूरी तरह से वहाँ पे ड्यूटी दे रहा है, बॉर्डरों पर है और अंदर पूरा कुंभ को संभाल रहा है, उसको वो ये सब रिपोर्टें उसके अनुसार आ रही। इसलिए मैं बताता हूँ, सुनिए। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था। वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ, और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था, न उधर घूमने की जगह नहीं इधर पलटने की जगह। वहाँ पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में वो सब सोए पड़े हुए थे, और एक से एक चिपका हुआ था। रजाई भी न जाने कितनों ने एक रजाई के अंदर घुसे पड़े थे। हमारे यहाँ एक कुंभ है, यहाँ लगभग 16 घाट हैं, और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं, तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक भी कुंभ क्षेत्र घोषित है। तो कई घाट तो आपका स्वर्गाश्रम और त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला यहाँ तक है, और हरिद्वार के पूरे आपका सारा न जाने कितने 16 घाट ऐसे हैं। तो यदि इसका फैलाव किया जाए तो एक जगह नहीं, इतने घाटों में सब लोग स्नान कर रहे हैं और पार्टों में कर रहे हैं। कोई सुबह आ रहा है, कोई दिन में है। अब जो अखाड़ों की भी इस तरह की वो निकली है, तो वो उनको समय कौन किया है। एक जब पेशवाई निकल गई, दूसरी पेशवाई आएगी अखाड़ों की, फिर जब वो निकल गई तब तीसरी पेशवाई आई, फिर चौथी पेशवाई, ऐसे लगभग उनके भी 15-16 पेशवाई निकली हैं। तो उनको समय सीमा पे बांधा है। तो इनको इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उससे नापना तोलना ठीक नहीं है। वो ये केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे, और यहाँ तो फैला हुआ, यहाँ खुले में है, यहाँ ओपन है, और गंगा के पास है। माँ गंगा का अवलंब धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद, ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। ये बल्कि होना नहीं चाहिए, उससे तुलना का कोई विषय नहीं होता ना। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और मंगलवार को देहरादून में प्रदेश के सर्वाधिक 775 संक्रमित मामले सामने आए हैं। दरअसल ऐसे में प्रशासन ने सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है, और वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को देहरादून में नाइट कर्फ्यू 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक करने के निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश नवरात्रि, शादी समारोह और रमजान पाक को ध्यान में रखकर दिए हैं। बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसले के बाद देहरादून शहर में रात 10 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन त्योहारों और शादियों के महीना होने से शासन प्रशासन से मांग उठ रही थी कि नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से होना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री ने नवरात्रि, विवाह समारोह और रमजान पाक को ध्यान में रखते हुए आमजन को सुविधा के लिए ये नाइट कर्फ्यू रात 10:30 बजे से लागू करने का निर्देश दिए हैं। और गौरतलब है कि ये उन्हीं स्थानों के लिए है जहां पहले से नाइट कर्फ्यू लागू है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सल्ट विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में प्रसार कर रही है, वहीं सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस बड़ी जनसभाओं से परहेज कर रही है। थराली उपचुनाव से मिले झटके को ध्यान में रखकर प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी
बदली रणनीति के साथ चुनाव मैदान में है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से लेकर तमाम दिग्गज डोर टू डोर जनसंपर्क में ताकत झोंके हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने सल्ट उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। इस सीट पर यदि जीत मिलती है तो अगले विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए टॉनिक का काम करेगा। वहीं इसके साथ ही पार्टी को प्रदेश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का संदेश देने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। गौरतलब है कि उपचुनाव के नतीजों के सियासी निहितार्थों को भांपकर पार्टी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही है। तो उत्तराखंड के बागेश्वर में जखानी की महिलाओं ने चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों को काटने से बचाया। ग्राम सभा जाखनी की महिलाओं ने चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों को बचाने का निर्णय लिया है, जबकि वन विभाग से सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद 2 किलोमीटर इस सड़क निर्माण कार्य जारी है। ग्रामीण रंगथरा, मझगांव, चौनाला मोटर मार्ग निर्माण का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों को डर है कि सड़क बनने से जाखनी ग्राम सभा की वन पंचायत में बांज, बुरांस, उतीस आदि के बहुमूल्य पेड़ हैं और यहाँ ग्रामीणों के पानी देने वाला स्रोत भी है। जंगल बर्बाद होने से 600 की आबादी को इससे हाथ धोना पड़ेगा। ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि हर महिला एक एक वृक्ष पर चिपककर अपने नौनिहालों की तरह इसकी सुरक्षा करेगी। उनका कहना है कि मझगांव तक सड़क कट गई, इससे आगे सड़क निर्माण विनाशकारी होगा। बुलडोजर जाखनी वन संपदा के बिल्कुल बॉर्डर पर चलने की आवाज़ आई तो हमारे ग्रामीण महिलाएं अपना सब काम छोड़ के अपने पेड़ों की रक्षा के लिए, वृक्ष की रक्षा के लिए जंगल में गई। तो जब महिलाएं वहां पहुंची हुई थी तो उसी बीच में वन निगम के अनुभाग अधिकारी विशेष सिंह कपूरी के नेतृत्व में वन निगम के टीम आई और उनसे हमने बड़ी शालीनता से पूछा कि आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। तो उन्होंने बताया कि हम अधिकारियों ने हमें आदेश दिया है कि निरीक्षण करके आ जाएं। तो उन्होंने वन का निरीक्षण किया और क्योंकि सिर्फ 33 पेड़ ही उसमें दर्शाए गए हैं, लेकिन पेड़ों की संख्या करीब 300 है, तो इसलिए उन्होंने भी माना इस चीज़ को और उसी के संबंध में जाखनी ग्राम की समस्त महिलाओं ने आज भाषण क्या ऊपर देनियो कि बेई आते लिखत जा रहे अब मुखा बयान कर रखान सरकार छपना का इंतजाम जो कोने सरकार छपना का इंतजाम करना छपना का सरकार हो। हमें उनका ले फकार करे कि इतना खेत पाती टाइम में ले तू परेशान कर रखा। फिर ऊपर बेटी क्यों है भाषण कि जब तक हम जाखनी महिला गए मरू न त्या उन्होंने हम छटाक लगा भी नहीं खेतना तब तक हमें रोड ना आओ कोना तो सुन में आ रहे। लेकिन हम कह मरू न चाहना, हम कह रोटन छिनड़ चाहना, हम कहते कि मार मका कर नेता तो यहाँ न त्या कि हम गरीब इंसान हैं। ये पानी तो भाव पर हमें लानी है साफ भी मजगांव में रोड आगे जब अपन जाग में बहुत जागू मगर सुमित कर लिया रोड का लिंग जल्ला हुल्ला कर लिया कि हम पानी छिरोण हमार बोटन काटन जरूरी है कि हो पाई बोट धरियो पानी वो पानी ले हम इतना भाई 800 इंसान वाले मगर उदू पहचान तो बहुत गलत बात भी हम गो पड़ो सुजी लेमी तम इन्हें बोला का फकार करनी जल्ला तमें रोड हूँ लगा तक सुमित कर दियो मैं पड़ो तम मैं ऊपर कसे लेना है जब मैं मन में ना होता जल्ला तमें रोड हूँ तम कच्ची लेवे ले तो तू बाँच हन तो तू मांग हन तो तू खेत हो तुम्हारे सुमित कर दियो रोड का तब मैं लगा है तुम रिश्ते ले हूँ घो ले हूँ पड़ोस ले हूँ तम मेरा है जी ले मैं दुश्मन खाना को नहीं। लेकिन सोनार इतना बड़ा पेड़ में कहे तो मैं मिल बाँच काटन देखा वहाँ बच्चा हन तो मैंने पकड़ना था मिल अपने बच्चन का आवाज देखी जब जागने नंतीन जदू ले सब घर आओ मैं गाँव पड़ोस हूँ तम एल्ट बोर्ड न करिया। तो आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में चलने वाले बूथ संकल्प आप विकल्प कार्यक्रम की शुरुआत काशीपुर से कर दी है। अब बूथ अध्यक्ष जनता के बीच से 10-10 लोगों की कमेटी बनाकर काम करेंगे और बूथ कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए राज्य आंदोलनकारी एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने कहा, काशीपुर से
शुरू हो रही मुहिम पूरे प्रदेश के लिए आप पार्टी की जीत की ओर बढ़ते कदम का शंखनाद है। लोगों ने यदि आम आदमी पार्टी को चुना तो जनता का एक विधायक नहीं बल्कि उसके साथ काशीपुर क्षेत्र के 183 बूथों के अध्यक्ष भी विधायक होंगे और अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों और उनकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी इन्हीं बूथ अध्यक्षों की होगी। वहीं बूथ संकल्प कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष बाली ने कहा कि स्कूल और अस्पतालों के हालात आज बद से बदतर है। इसके साथ ही बिजली के बिलों ने जनता की कमर तोड़ दी है और चुने हुए जनप्रतिनिधि केवल वोट लेने आते थे, अब कहां हैं पता नहीं। लोगों ने कहा कि वह केजरीवाल को अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली की चमकाया है और इसलिए अब हम भी राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं और काम की राजनीति के तहत दिल्ली जैसा उत्तराखंड बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। आज से कार्यक्रम शुरू किया है, जैसे हर विधानसभा में यह धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू होगा, तो काशीपुर से इसकी शुरुआत हमने की है आज, जिसका नाम रखा है हमने बूथ संकल्प और आप विकल्प। इसके तहत हर बूथ पर एक बूथ अध्यक्ष बनाया जाएगा, उस कार्यक्रम को करके उसकी नियुक्ति की जाएगी, उसको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उनके घर के बाहर बूथ अध्यक्ष का बोर्ड लगेगा, घर पर एक झंडा लगेगा और उसके बाद वो उस बूथ पर कमेटी का विस्तार करेंगे। जो कमेटी के मेंबर बनेंगे हमारे आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके उन लोगों के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग दिया जाएगा। तो सर्वे ऑफ इंडिया लीडर तकनीकी से नदियों के आसपास का सर्वे कराकर डाटा तैयार कर रहा है। सर्वे से प्राप्त डाटा देश में बाढ़ नियंत्रण के कार्यों को मजबूती प्रदान करेगा। उधर राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत लीडर तकनीकी से गंगा में 10-10 किलोमीटर तक दायरे का सर्वे होगा और यह कार्य जून तक पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे देश में जल संसाधन प्रबंधन संस्थान की क्षमता में भी मजबूती आएगी और संबंधित क्षेत्रों में डिजिटल एलिवेशन मॉडल मैप के लिए 50 सेंटीमीटर की अति शुद्धता की ऊंचाई निकाली जा सकेगी। इसके लिए लीडर मैपिंग तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। बता दें कि नमामि गंगे में गंगा नदी में हरिद्वार से बंगाल की खाड़ी तक 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर होगा और वहीं सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक नवीन तोमर ने बताया कि लीडर एक रिमोट सेंसन है और उन्होंने बताया कि लीडर में एक्टिव सेंसर लगे होने के कारण इससे रात दिन काम किया जाता है और इसके साथ ही वनों से ढके क्षेत्रों को भी ये आसानी से कवर कर सकता है। इस पद्धति में एक्टिव सेंसर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसमें रात तथा दिन और वन से ढके हुए क्षेत्रों में भी कार्य किया जा सकता है, जो कि नॉर्मल फोटोग्रामेट्री पद्धति से संभव नहीं हो पाता है। इस पद्धति से कम समय में बड़े बड़े क्षेत्रों को कवर किया जा सकता है, साथ ही 15 से 20 सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी भी प्राप्त की जा सकती है। इस पद्धति का उपयोग हम लोग नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट तथा नमामि गंगे के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। इन प्रोजेक्टों के अंतर्गत गंगा के दोनों किनारों से 10 किलोमीटर क्षेत्र का लिडार सर्वे किया जाए। दिनेशपुर जिले में गेहूं के खेत में आग लग जाने से पूरी फसल जलकर राख हो गई। आगजनी की घटना में किसान को खासा नुकसान हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आग बुझाने में जुट रही हैं और वहीं कोई फायदा नहीं हुआ। वाहनों के पहुंचने से पहले कुछ जलकर राख हो चुका था। उत्तराखंड में वनाग्नि के बाद अब खेतों में आग से किसानों के पसीने छूट रहे हैं। आग लगने से करीब 5 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं गनीमत यह रही कि समय रहते फसल के बीच में ट्रैक्टर घुमाकर रास्ता बनाया गया, जिससे बाकी फसल आग को बचाया गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे हल्का लेखपाल ने किसान के नुकसान की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजने की बात कही है। सर, यहाँ पे अज्ञात कारणों से आग लगी है। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई जिस कारण से आग लगी है। यहाँ पे जो खेत जले बहुत ही गरीब लोगों के जले, हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उसमें मेरा भी खेत जल चुका है। लगभग 6 एकड़ गेहूं जलकर राख हो गया है और अभी तक फायर ब्रिगेड जलने आगे बुझाने के बाद यहाँ पे पहुंची। सूचना शुरू में ही दे दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट पहुंची है, जिससे गाँव के लोगों ने ही आग पे काबू पाया और ट्रैक्टर द्वारा गेहूं की जुताई की गई और ट्रैक्टर से जुताई करते हुए गेहूं का भी नुकसान हुआ है। सर, हमारी यहाँ पर 1.5 एकड़ जमीन मैंने पैसे से ठेका ले रखा है। नेतानगर और शिशिर का खेत है और मैं घर पे था। आग कैसे लगी ये मुझे जानकारी भी अभी तक आया नहीं।
अब सब आदमी जानकारी ले रहा है कैसे लगा, क्या हुआ। यहाँ जितने भी आदमी थे सबकी गेहूं खड़ा था, अब 1-2 दिन में कटने वाली थी। अब किसी को गेहूं अभी तक कटा नहीं, सब यहाँ गेहूं जल गया और आदमी यहाँ की हर गांव का आदमी आकर यहाँ सुरक्षित किया। पौड़ी के जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेवा विगत 2 माह से बंद पड़ी हुई है और जिससे गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए 30 किलोमीटर दूर श्रीनगर जाना पड़ रहा है। जिला अस्पताल का संचालन पीपीपी मोड में महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून कर रहा है। स्त्री रोग विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी होता है। NSUI के प्रदेश सचिव मोहित सिंह ने कहा कि अस्पताल में सेवारत अधिकारी अधिकतर लैब टेक्नीशियनों का उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण ही नहीं है और सरकार अस्पताल की व्यवस्थाओं में जल्द सुधार नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर गौरव रतूड़ी ने बताया कि अल्ट्रासाउंड सेवा 15 मार्च से बंद पड़ी है और सेवा के संचालन को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अस्पताल में करीब 10 लैब टेक्नीशियन हैं जिनमें सभी ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। पीपीपी मोड पे दिया गया है और जब पीपीपी मोड पे दिया गया था तो समय लोगों को ये लगा था कि पीपीपी मोड पे जाने पे अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी या लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन थी वो अब बंद पड़ी हुई है, जिससे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खासी दिक्कतें हो रही है। जिला अस्पताल एक प्रमुख अस्पताल होता है और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड न होना ये अपने आप में बहुत बड़ी दुखद बात है। तो कम से कम अल्ट्रासाउंड जैसी व्यवस्था। उत्तराखंड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।